So hello friends, no time, no tension, only revision and you are most welcome to our channel Target Revision. So जैसे कि हमने पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर को सेशन को एक एक कर कंप्लीट कर रहे हैं। सो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग मुरियल स्पार्क्स को रीडिंग करेंगे। सो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो सी वॉज बोर्न इन 1918 एंड सी वॉज डेड इन 2006। ये ध्यान में रखिएगा, मुरियल स्पार्क्स जो थी, इनका जो जन्म है वो 1918 में हुआ है और इनका जो डेथ है वो 2006 है। नेक्स्ट, डेम मुरियल साराह स्पार्क कैम्बर्ग इज द फुल नेम ऑफ मुरियल स्पार्क। इसे ध्यान में रखिएगा, मुरियल स्पार्क का पूरा नाम डेम मुरियल साराह स्पार्क कैम्बर्ग है। वॉज अ स्कॉटिश नोवेलिस्ट, और क्या है तो यह एक स्कॉटिश नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोएट एंड एसेइस्ट है। कहाँ की तो स्कॉटिश की। और सेम इससे पहले वाले सेशन जिसमें हम लोग कैरोलिन डफी को पढ़े, जिसमें उनकी भी नेशनलिटी क्या है तो स्कॉटिश ही है, और वे जो थी मुख्य रूप से प्ले राइट और पोएट थी। एंड नेक्स्ट, सी वॉज बोर्न इन दी बॉन्सफील्ड एरिया ऑफ एडिनबर्ग, और इनका जो जन्म, मुरियल स्पार्क का जो जन्म है वह एडिनबर्ग के बॉन्सफील्ड एरिया में अर्थात इसके इलाके में हुआ है। एंड नेक्स्ट, आफ्टर स्कूलिंग मतलब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, सी टॉट इंग्लिश, ये जो थी इंग्लिश पढ़ाती थी फॉर अ ब्रीफ टाइम, मतलब यह कुछ समय तक इंग्लिश पढ़ाई। एंड देन वर्कड एज ए सेक्रेटरी, और ये जो है एक सेक्रेटरी के रूप में काम की। एंड इन 1939 और 1939 में सी मैरिड सिडनी ओसवाल्ड स्पार्क, और इनका जो है शादी जो हो जाता है सिडनी ओसवाल्ड स्पार्क के साथ। एंड फॉलोड हिम टू साउदर्न रोडेशिया, और शादी होने के बाद ये जो है दक्षिणी रोडेशिया चली जाती है, जो कि दक्षिणी रोडेशिया, साउदर्न रोडेशिया नाउ जिम्बाब्वे, और अभी के जिम्बाब्वे जो शहर है वहाँ पे यह प्रेजेंट है। कौन तो साउदर्न रोडेशिया। एंड नेक्स्ट, विद इन मंथ और कुछ ही महीनों में सी डिस्कवर्ड, ये जान जाती है, इन्हें पता चल जाता है कि डेट हर हस्बैंड वाज हैविंग मैनिक डिप्रेशन, और इनका जो पति है वह किससे पीड़ित है तो मैनिक डिप्रेशन से। सो इसलिए 10 इन 1940 सी लेफ्ट हिम, इसलिए 1940 में अर्थात आफ्टर मैरिड ऑफ 1 ईयर सी लेफ्ट हिम, मतलब अपने शादी के मात्र 1 साल बाद ही अर्थात 1940 में यह अपने पति को छोड़ देती है। नेक्स्ट, सी बिगेन राइटिंग सीरियसली आफ्टर द वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अंडर द मैरिड नेम, और जो है यह सीरियसली अर्थात गंभीर रूप से यह अपना जो लेखन जो है वो शुरू कर देती है, ये अपने मैरिड मतलब विवाहित नाम से ही, ठीक। जिसकी शुरुआत अर्थात बिगिनिंग विथ पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, जिसकी शुरुआत जो है वह किससे करती है तो पोएट्री और क्रिटिसिज्म से। एंड नेक्स्ट, इन 1947 सी बिकेम द एडिटर ऑफ पोएट्री रिव्यू, और ये जो है 1947 में यह पोएट्री रिव्यू की एडिटर अर्थात संपादक भी बन जाती है। एंड नेक्स्ट, इन 1953 रेदर शी वाज बैप्टाइज्ड इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये जो है 1953 में चर्च ऑफ इंग्लैंड में दीक्षा ली, बैप्टाइज्ड इट मीन्स दीक्षा ली, बट लेकिन इन 1954 और 1954 में ही इन्होंने जो है डिसाइड किया कि ज्वाइन द रोमन कैथोलिक चर्च, और इन्होंने यह डिसाइड किया कि हम रोमन कैथोलिक चर्च में शामिल होने का इन्होंने फैसला किया, यह डिसाइड लिया। एंड नेक्स्ट, हर फर्स्ट नोवेल द कंफर्टर्स वाज पब्लिश्ड इन 1957, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखिएगा, इनका जो पहला नोवेल क्या है तो द कंफर्टर्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1957, इनका जो पब्लिकेशन है द कंफर्टर्स का कितना है तो 1957, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हर नोवेल द प्राइम ऑफ मिस इन ब्रॉडी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1961 वाज अ ग्रेट सक्सेस, और इस नोवेल की वजह से ये जो है यह बहुत बड़ी सफलता मिली। एंड यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ मुरियल स्पार्क द प्राइम ऑफ मिस जिन ब्रॉडी, इसी आप लोग भूलिएगा नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी के लिए जो है मुरियल स्पार्क जानी जाती है। एंड नेक्स्ट, आफ्टर लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी फॉर सम ईयर्स, मतलब कुछ वर्षों तक न्यूयॉर्क शहर में रहने के बाद सी मूव्ड टू रोम, यह जो है रोम चली गई। एंड इन अर्ली 1970s सी अलॉन्ग विद पेनेलोप जार्डिन सेटल्ड इन टस्केनी चाइना, और यह जो है 1970 की दशक की शुरुआत में ही यह पेनेलोप जॉर्डिन के साथ चीन के टस्कनी में वहाँ पे सेटल्ड अर्थात बस गए। एंड नेक्स्ट, इंपोर्टेंट नॉवेल्स ऑफ मुरियल स्पार्क, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट नॉवेल ऑफ मुरियल स्पार्क, these are the comforters which was published in 1957, and next Memento Mori which was published in 1959, and next The Bachelors which was published in 1960, and next
द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी विच वॉज पब्लिश इन 1961 एंड इट इज़ अ डायस्टोपियन नोवेल। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी जिसका पब्लिकेशन 1961 में है एंड इट इज़ रिटन बाई मुरियल स्पार्क एंड यह क्या है तो डायस्टोपियन नोवेल है। कौन तो प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी का जॉनरा क्या है तो डायस्टोपियन नोवेल है, ठीक है। नेक्स्ट द गर्ल्स ऑफ सिलेंडर्स मीन्स विच वॉज पब्लिश इन 1968 एंड नेक्स्ट लोएटरिंग विद इंटेंट विच वॉज पब्लिश इन 1961। इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर बुकर प्राइज और इसके लिए जो है यह नामित भी हुई थी किसके लिए तो बुकर प्राइज के लिए, इस वर्क के लिए। नेक्स्ट सिंपोजियम विच वॉज पब्लिश इन 1990। नेक्स्ट द बैलेड ऑफ पेखम डे जिसका प्रोटागनिस्ट कौन है डगलस डगलस, ध्यान में रखिएगा। द बैलेड ऑफ पेखम डे का प्रोटागनिस्ट कौन है तो डगलस डगलस। नेक्स्ट द फिनिशिंग स्कूल विच वॉज पब्लिश इन 2004 एंड द ड्राइवर्स सीट एंड नेक्स्ट द रॉबिन्सन, इट इज अ डायस्टोपियन नोवेल। सो दीज वर्क्स are very important of Muriel Spark. And next other works include Tribute to Wordsworth which was published in 1950 and Child of Light which was published in 1951 and next Selected Poems of Emily Bronte which was published in 1952 and next John Masefield, next Curriculum Vitae autobiography है इनका 1992 में। And next her most famous and popular work The Prime of Miss Jane Brodie, द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ दिस नोवेल वाज इन द न्यूयॉर्क मैगजीन। और इस जो प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी जो नोवेल है इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन जो कि न्यूयॉर्क के मैगजीन अर्थात पत्रिका में होता है एंड पब्लिश्ड एज ए बुक इन 1961। और यह एक बुक के रूप में एक पुस्तक के रूप में कब पब्लिश होता है तो 1961 में। एंड इट इज़ अ डायस्टोपियन नोवेल और यह कैसा नोवेल है तो यह एक डायस्टोपियन नोवेल है। एंड द कैरेक्टर ऑफ मिस जीन ब्रोडी brought a spark and international fame. And next it is a rewriting of a novel of the Victorian novel Jane Eyre by Charlotte Bronte। और यह जो नोवेल है द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी यह रीराइटिंग है किसका तो चार्लोटी ब्रोंटी के द्वारा लिखा गया जेन आयर जो कि विक्टोरियन पीरियड में लिखा गया यह एक नोवेल है जेन आयर जिसके जो लेखिका है वह चार्लोटी ब्रोंटी है। और इसी का रीराइटिंग है कौन तो द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी जो किसके द्वारा लिखा गया है तो ध्यान में रखिए यह किसके द्वारा लिखा गया है तो मुरियल स्पार्क के द्वारा जो कि न्यूयॉर्क मैगजीन में फर्स्ट बार पब्लिश्ड हुआ बट आफ्टर सम टाइम इट पब्लिश्ड एज अ बुक इन 1961। एंड नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्लॉट के बारे में किसके तो द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी के प्लॉट को अब हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट गेट्स स्टार्टेड। द नोवेल इज सेट इन एडिनबर्ग। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी का जो सेटिंग है वह कहाँ है एडिनबर्ग इन 1930। द प्रोटागनिस्ट मिस जीन ब्रोडी और द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी की जो प्रोटागनिस्ट है कौन है प्रोटागनिस्ट तो ध्यान में रखिएगा मिस जीन ब्रोडी, इसे तो आप लोग भूलिएगा ही नहीं क्योंकि वर्क में ही इनका नाम है द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी एंड इट्स प्रोटागनिस्ट मिस जीन ब्रोडी हु डिस्क्राइब्स हर सेल्फ जो अपने आप को वह डिस्क्राइब्स करती है इन माई प्राइम इज असाइंड द टास्क ऑफ अ टीचर to 6 10-year-old girls named Jenny, Sandy, Rose, Mary, Monica and Unique। It means जो खुद को अपने मतलब यह अपने इन माई प्राइम मतलब यह अपनी जवानी के चरम पे बताती है कि वो जैनी, सैंडी, रोज और मैरी, मोनिका और यूनिस नाम की 10 साल की लड़कियों की शिक्षिका के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। इसमें यह मुख्य पात्र मिस जीन ब्रोडी जो खुद को यह बताती है। एंड नेक्स्ट शी डिटरमाइंड to give an original sense of education to the girls and the lessons about her personal love life and travels promoting art, history, classical studies and fascism। It means उसने लड़कियों को शिक्षा का एक मौलिक अर्थ प्रदान किया और अपने व्यक्तिगत प्रेम जीवन हर पर्सनल लव लाइफ और व्यक्तिगत प्रेम जीवन और यात्राओं ट्रेवल्स यात्राओं के बारे में पाठ पढ़ने का निश्चय किया तथा साथ ही कला आर्ट्स और हिस्ट्री इतिहास और क्लासिकल स्टडीज इट मीन्स शास्त्रीय अध्ययन और फासिज्म इट मीन्स फांसीवाद को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया। कौन तो मिस जीन ब्रोडी and she is the protagonist of the prime of Miss Jean Brodie। And next among her all students Miss Jean Brodie singles out these 6 girls known as the Brodie set। और ये जो थी मिस जीन ब्रोडी जो सभी छात्राओं में से इन 6 लड़कियों को चुनती है जिन्हें यह ब्रोडी सेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा जिन्हें ब्रोडी सेट के नाम से जाना जाता है किन्हें तो जेनी, सैंडी, रोज, मैरी, मोनिका और यूनिक को। एंड नेक्स्ट the junior school in the junior school they meet a singing teacher Mr. Gordon Lothar and the art master one armed war
and veteran Mr. Teddy Lloyd, a married Roman Catholic. And next, these two teachers forms a love triangle with Miss Jean Brodie, each loving her and while she loved only Mr. Lloyd. लेकिन दोनों ही उनसे प्यार करते हैं जबकि मिस जीन ब्रोडी केवल मिस्टर लॉयड से प्यार करती थी। ये ध्यान में रखिएगा। इसका जो अगर पूछ दे कि हु इज द लवर ऑफ मिस जीन ब्रोडी तो मिस्टर लॉयड। एंड नेक्स्ट ऑल द 6 गर्ल्स, और जो भी ये सभी 6 लड़कियां हैं आर प्रमोटेड टू सीनियर स्कूल, और ये सब जो है प्रमोटेड होकर आगे चल के यह सीनियर स्कूल में चली जाती है। दाउ हालांकि फिर भी नाउ डिस्पर्स्ड दे स्टिल होल्ड देयर आइडेंटिटी एज अ ब्रॉडी सिस्टर, और ये डिस्पर्स्ड मतलब इधर उधर बिखर जाने के बाद भी मतलब उच्च स्तर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, फिर भी यह जो है अपनी पहचान जो है यह ब्रॉडी सेट की तरह बनाए रखती है। एंड नेक्स्ट द हेड मिस्ट्रेस मिस मैकी ट्राइज टू ब्रेक दी गर्ल्स यूनिटी, और जो हेड मिस्ट्रेस जो मिस मैकी रहती है वो कोशिश करती है जो 6 गर्ल्स रहती है जो 6 लड़कियां उनकी जो यूनिटी अर्थात उनकी जो एकता को यह तोड़ने की कोशिश करती है। कौन? तो हेड मिस्ट्रेस मिस मैकी। एंड ऑल्सो ट्राइज टू फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम गर्ल्स टू फाइंड अ करेक्ट कॉज ऑफ मिस ब्रॉडी डिसमिसल्स। एंड नेक्स्ट जो है इनका And next, the girls now 13 visits Miss Jean Brodie in pairs at Mr. Lothar's house. और जो गर्ल्स जो है उनको 13 साल की हो चुकी है जो लड़कियां मिस्टर लोथर्स के घर पर मिस ब्रोडी से मिलने के लिए दो दो की जोड़ी में जाती है। एंड वन डे व्हेन सैंडी विजिट्स लॉयड ही किस्ड हर, और एक दिन जब सैंडी लॉयड से मिलने जाती है तो वह उसे चूम लेती है। एंड नेक्स्ट बिफोर द ब्रोडी सेट टर्न्स 16, और ब्रोडी परिवार के 16 साल होने से पहले मिस ब्रोडी टेस्ट हर गर्ल्स टू डिस्कवर विच ऑफ देम शी कैन रियली ट्रस्ट एंड फाइंड्स सैंडी एज हर कॉन्फिडेंट। इट मीन्स मिस ब्रोडी अपनी लड़कियों की परीक्षा लेती है यह जानने के लिए कि उनमें से किस पर वह वास्तव में भरोसा कर सकती है और सैंडी को अपने विश्वास पात्र के रूप में पाती है। और उन 6 में से किस पे कॉन्फिडेंट होती है तो सैंडी पे। ध्यान में रखिएगा, सैंडी पे बिलीव कर लेती है और उसे मतलब उस पे कॉन्फिडेंट हो जाती है। कौन? तो मिस जिन ब्रोडी। एंड नेक्स्ट मिस ब्रोडी इमेजिन्स दैट रोज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द ब्रोडी सेट, और मिस ब्रोडी यह सोचती है यह कल्पना करती है कि जो रोज है जो 6 गर्ल्स में से जो एक रोज है, रोज नेम की जो गर्ल है वह बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल है, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल है इन ब्रोडी सेट। ब्रोडी सेट जो गर्ल्स का जो ग्रुप है उसमें यह मोस्ट ब्यूटीफुल है। एंड शुड हैव एन अफेयर विथ मिस्टर लॉयड, और इस पे शक होता है कि ये इसका अफेयर है मिस्टर लॉयड से। एंड मिस ब्रोडी स्टार्ट्स टू नेगलेक्ट, और मिस ब्रोडी जो है इसे यही तो इमेजिन केवल कर रही थी। एंड मिस जिन ब्रोडी जो रहती है वह स्टार्ट करती है नेगलेक्ट, मतलब उसे मतलब नेगलेक्ट करने लगती है, उसे इग्नोर करने लगती है। एंड मिस लोथर हु हैज मैरिड मिस लॉकहार्ट एंड अनदर स्टूडेंट जॉयस इमली ट्राइज टू ज्वाइन ब्रोडी सेट, और जो दूसरा जो स्टूडेंट रहता है वो कोशिश करता है कि वो ब्रोडी सेट में क्या हो जाए तो यह ज्वाइन हो जाए। कौन? तो जॉयस इमली। बट मिस ब्रोडी टेक्स हर अंडर हर विंग सेपरेटली एंड इनकरेजेस her to fight in a Spanish Civil War, and she does so and was killed when the train in which she was traveling was attacked. It means यह हुआ कि एक अन्य छात्रा जिसका नाम क्या था, एक अन्य स्टूडेंट्स जिसका क्या नाम था जॉयस एमिली ब्रोडी, जो कि सेट में शामिल होने की कोशिश करती है बट मिस ब्रोडी टेक्स, और जो मिस ब्रोडी जो है उसे अलग से जो है अपने सेपरेटली मतलब अलग से जो है सेपरेटली मतलब संरक्षित कर लेती है उस लड़की को, एंड उसे स्पेनिश गृह युद्ध में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। और उसे मतलब यह प्रोत्साहित करती है कि वह उसे इनकरेजेस मतलब उसे प्रोत्साहित करती है कि वह स्पेनिश सिविल वॉर में लड़े। सी डज सो, और वे ऐसा होता है एंड वाज किल्ड व्हेन द ट्रेन इन विच सी वाज ट्रेवलिंग वाज अटैक्ड, और वह जिस ट्रेन में जब वो सफ़र कर रही होती है उसी ट्रेन में उसकी क्या हो जाती है तो उस पर मतलब अटैक हो जाती है जिसमें वो मारी जाती है। एंड द ओरिजिनल ब्रोडी सेट इज नाउ 17, और जो है जो ओरिजिनल जो ब्रोडी परिवार जो है ब्रोडी सेट है वो मूल सदस्य अब 17 वर्ष की हो चुके हैं, मतलब 17 वर्ष हो चुके हैं उस ब्रोडी सेट के। और इन द फाइनल ईयर ऑफ स्कूलिंग बिगिन टू गो देयर सेपरेट वेज, और ये जो है अपने जो अंतिम जो है फाइनल वर्ष में है मतलब फाइनल ईयर्स में है, और अब वे अपने अपने रास्ते अलग करने लगे हैं। जो कि ब्रोडी सेट के कितने वर्ष हो चुके हैं? जब 17 वर्ष जो कि फाइनल ईयर हो जाता है तब।
एंड नेक्स्ट मैरी एंड जेनी लिव्स बिफोर टेकिंग एग्जाम, मतलब मैरी और जेनी जो है परीक्षा देने से पहले ही घर छोड़ देती है। मैरी टू बिकम अ टाइपिस्ट, और मैरी जो टाइपिस्ट बनने के लिए घर छोड़ती है, एंड जेनी टू पेरियूस हर कैरियर इन एक्टिंग, और जेनी जो अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए क्या करती है, तो एग्जाम छोड़ देती है, मतलब एग्जाम देने से पहले ही घर छोड़ देती है। एंड नेक्स्ट यूनिस बिकम्स अ नर्स एंड मोनिका बिकम्स अ साइंटिस्ट, और यूनिस जो है वो नर्स बन जाती है और मोनिका वैज्ञानिक बन जाती है। एंड नेक्स्ट रोजा लैंड्स अ हैंडसम हस्बैंड, और जो रोजा को एक सुंदर पति मिल गया। एंड सैंडी विद अ कीन इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी इज फैसिनेटेड बाय मिस्टर लॉयड्स stubborn love, his painter's mind and religion. And next Sandy and Rose model for Mr. Lloyd's painting, और जो सैंडी और रोज दोनों जो है मिस्टर लॉयड की पेंटिंग के लिए बनाया गया मॉडल होती है। एंड नेक्स्ट सैंडी नाउ 18, सैंडी जो अब 18 वर्ष की हो चुकी रहती है, हैज़ एन अफेयर विथ मिस्टर लॉयड। सैंडी जिसका अफेयर जो होता है, जो 18 वर्ष की हो सके, जिसका जो अफेयर किससे होता है, तो मिस्टर लॉयड से होता है। वेन इज वाइफ एंड चिल्ड्रेन आर अवे फ्रॉम होम, मिस्टर लॉयड के साथ तब प्रेम संबंधी बनता है जब उनकी पत्नी और बच्चे घर से दूर होते हैं। किससे, तो सैंडी से मिस्टर लॉयड की। एंड इन द एंड सी लिव्स मिस्टर लॉयड, और अंत में सी लिव्स, वह छोड़ देती है मिस्टर लॉयड को एंड एडॉप्ट्स हिज रोमन कैथोलिक रिलीजन, और वह एडॉप्ट कर लेती है, अपना लेती है रोमन कैथोलिक रिलीजन को, एंड बिकम्स अ नन, और वो क्या बन जाती है, नन बन जाती है। एंड नेक्स्ट सैंडी मीट्स मिस मैक्की, और सैंडी जो है मिलती है मिस मैक्की से एंड सजेस्ट दी हेड मिस्ट्रेस, और उस हेड मिस्ट्रेस मिस मैक्की को सजेस्ट सुझाव देती है कि डेट सी कुड एक्यूज मिस्टर ब्रोडी ऑफ इनकरेजिंग फासिज्म एंड हिज टैक्टिस सक्सीड, और वह यह सुझाव देती है कि वह मिस ब्रोडी पर फांसीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा सकती है, और उनका यह रणनीति भी सफल हो जाता है। एंड नेक्स्ट Miss Brodie, before a dying moment, a year after World War II, is able to imagine that it was confident Sandy who betrayed her. And next, after the death of Miss Brodie के डेथ के बाद सैंडी नाउ कॉल्ड एज सिस्टर हेलेना, सैंडी जो है अब सिस्टर हेलेना के नाम से जानी जाती है। एंड ऑथर ऑफ द ट्रांसफ्यूगेशन ऑफ द कॉमन पैलेस मेंशन दैट it is only possible to betray where loyalty is due. And next, one day, a young man visits Sandy to inquire about her philosophy book, asking her, और इससे क्या पूछती है, तो where the literary or political or personal was it Calvinism. एंड सैंडी answered him saying, और सैंडी जो है इसी का जवाब देते हुए कहती है कि देयर वाज अ मिस जीन ब्रोडी इन हर प्राइम, कि जो वह युवावस्था में जो मिस जीन ब्रोडी ही थी अपनी युवावस्था में। एंड नेक्स्ट important quotation of this novel, it is well when in difficulties to say never a word, neither black or nor white, speech is silver but silence is golden, it means मुश्किल समय में ना तो काला और ना ही सफ़ेद, और ना ही सफ़ेद, बोलना चांदी के समान है लेकिन मौन सोना के समान। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन ऑफ द वर्क ऑफ मुरियल स्पार्क, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी। एंड नेक्स्ट नोवेल द ड्राइवर्स सीट was written by Muriel Spark and it is a novella published in 1970। और यह क्या है, नोबेला है। नोबेला इट मीन्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नोवेल, नोवेल का एक छोटा स्वरूप जिसे क्या कहते हैं, नोबेला कहते हैं। और इसका पब्लिकेशन कब हुआ है, तो 1970 में। किसका, तो द ड्राइवर्स सीट का। एंड इट वाज एडवर्टाइज्ड एड अ मेटाफिजिकल सॉकर, और इसे जो है, इसे मतलब इसका जो विज्ञापन किया जाता है किसके रूप में, तो मेटाफिजिकल सॉकर के रूप में। एंड इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर जेनर, और यह एक जो है साइकोलॉजिकल इट मीन्स मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जेनर की फिल्म है। कौन, तो द ड्राइवर्स सीट। एंड इट डील्स विद द थीम ऑफ एलिनेशन, आइसोलेशन एंड लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, और इसका जो थीम है वह अलगाव, एकांत और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्यों के नुकसान के विषय में से संबंधित है। किसका थीम, तो द ड्राइवर्स सीट नोवेल का थीम। एंड नेक्स्ट जो इनका वर्क है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ मुरियल स्पार्क, दी रोबिन्सन, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड
when a plane crashes on the mysterious island somewhere in northern Atlantic। मतलब जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहीं एक रहस्यमय द्वीप पर जो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त तो हो जाता है। एंड जनवरी मार्लो द प्रोटोगोनिस्ट फाइंड्स हरसेल्फ द ओनली सर्वाइवर आउट ऑफ द थ्री। और जो इसकी जो मुख्य पात्र है, जो इसका जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है जनवरी मार्लो, खुद को तीन लोगों में से एकमात्र, मतलब यह सर्वाइवर जो एकमात्र मतलब अपने आप को जीवित पाती है। एंड द आइलैंड इज ओन्ड बाय द रिक्लूसिव रॉबिन्सन हु डिजायर्स लिटिल कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइडर्स। यह आइलैंड जो कि यह एक प्रांतीय रॉबिन्सन का है। यह आइलैंड किसका है? तो यह रिक्लूसिव रॉबिन्सन, मतलब यह रॉबिन्सन का आइलैंड है जो बाहरी लोगों से बहुत कम संपर्क रखना चाहता है। कौन? तो रॉबिन्सन। एंड इस प्रकार से जो है यह सेशन हम लोगों का कंप्लीट होता है। सो यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स की अगर बात करें तो ध्यान में रखिएगा। एंड शी वॉज बोर्न इन 1918 एंड she was a Scottish novelist. She became the editor of Poetry Review, and her first novel, The Comforters, was published in 1957. And next अगर बात करें तो her most famous and important work, The Prime of Miss Jean Brodie, which was published in 1961, और इसी के लिए इन्हें ग्रेट सक्सेस भी मिला। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स में आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जिसमें द कम्फर्टर्स देख लीजिएगा, द बैचलर्स, द प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी, एंड यहाँ पे द बैलेड ऑफ पेकहम है, इसे देख लीजिएगा। एंड द ड्राइवर सीट एंड रॉबिन्सन, यह एक डायस्टोपियन नोवेल है, इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एक बात मोस्टली हमेशा याद रखिएगा, यह री राइटिंग है, जिसे हम आगे यहाँ पे बता दें। जैसे कि द प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी, इसके बारे में यह ध्यान में रखिएगा, यह मुरियल स्पार्क की रचना है, जो कि री राइटिंग है किसका? तो जेन आयर का। जेन आयर विच वॉज कंपोज्ड बाई चार्लोटी ब्रोंटी, जो कि एक विक्टोरियन नोवेल है जेन आयर, और यह विक्टोरियन राइटर है। कौन? तो चार्लोटी ब्रोंटी। और ध्यान में रखिएगा द प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी का इसका जो पब्लिकेशन है 1961 में है। नेक्स्ट यहाँ से आप हमें यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि व्हाट इज द पब्लिकेशन ऑफ जेन आयर रिटन बाय चार्लोटी ब्रोंटी। जो चार्लोटी ब्रोंटी के द्वारा जो लिखा गया जो वर्क जेन आयर है, इसका पब्लिकेशन क्या है। एंड नेक्स्ट अगर इसकी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसका प्लॉट में इसके कैरेक्टर को ध्यान में रखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी का जो प्रोटागनिस्ट कौन है? तो मिस जेन ब्रॉडी। इससे इतना ही, और इसे थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। सो इस प्रकार से यह सेशन हमारा एंड होता है। और आपको यह सेशन कैसा लगा, इस सेशन के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।